नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, इस वीडियो में आज हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो अभी हाल ही में एक डिफेंस अपडेट के दौरान कई टीवी चैनल्स ने और कई न्यूज पोर्टल्स ने खबर दिखाई थी कि मलेशिया ने तेजस को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि एक फेक न्यूज था। खबर ये आ रही है कि मलेशिया ने अभी तक अपने फाइटर जेट की आवश्यकता को फाइनलाइज नहीं किया है और अभी भी उनका ध्यान भारत की तरफ है। कोरियन मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आई थी कि उसमें कि उनका यानी कि KIA का FA-50 उनके देश का पहला घरेलू स्तर का विकसित लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसका मुकाबला मलेशियाई वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम के लिए संयुक्त रूप से निर्मित JF-17 फाइटर से है। आपको मालूम ही है कि मलेशिया अपने MiG-29 बेड़ों को बदलना चाहता है और इसके लिए 18 जेट खरीदना भी चाहता है। हालांकि कोरियाई न्यूज ने यह भी कहा था कि मलेशिया के एक समूह ने FA-50 और JF-17 को वो फाइनल करने वाली है। हालांकि ये रिपोर्ट नकली थी। आपको बता दें कि भारतीय जेट अधिग्रहण की कम लागत और रखरखाव के स्तर के कारण भारतीय तेजस फ्रंट रनर के रूप में उभरा है। इसके अलावा लाइट फाइटर के लिए केवल 35% यानी कि 35% कंपोनेंट्स विदेशी संस्थाओं से खरीदे जाते हैं और HAL ने स्थानीय रूप से निजी उद्योगों द्वारा स्वदेशी रूप से महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के निर्माण से इस तरीके का एक इकोसिस्टम भी विकसित किया है। और यही जो सबसे मुख्य बिंदु है यानी कि ये कंपोनेंट्स वाला जो मेन पॉइंट है, उसकी वजह से तेजस यहाँ पर अभी भी दमदार स्थिति में बना हुआ है। और मलेशिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बेवकूफी वाली खबर का अभी खंडन नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि ये खबर नकली है और विश्वसनीयता का इसमें पूरी तरह से अभाव है। ध्यान देने वाली बात है कि इस वेबसाइट ने जो स्क्रीनशॉट दिया था वो हटा दिया है। हालांकि मलेशिया के अधिकारियों का दावा है कि FA-50, JF-17 और LCA इस टेंडर में शामिल है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स करीबन 36 LCA खरीदने की योजना उन्होंने बना रखी है, लेकिन शुरुआती टेंडर जो है वो 12 जेट्स के लिए है और बाकी फॉलो ऑन ऑर्डर के लिए है। रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स की टीम अगले महीने LCA तेजस विमान का मूल्यांकन करने के लिए भारत का दौरा भी करेगी और इस विमान के विनिर्माण सुविधाओं की भी जांच करेगी। यही नहीं, मलेशियाई एयरफोर्स की टीम को भारतीय एयरबेस का दौरा करने को भी मिल सकता है, जहाँ पहला LCA तेजस MK-1 स्क्वाड्रन तैनात किया गया। यानी कि कुल मिलाकर ये कोरियाई मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था ताकि उनकी जेट को यहाँ पर आगे रखा जा सके। खास बात तो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान का यहाँ पर सपोर्ट किया है और पाकिस्तान का JF-17 फाइटर को अपने ही बराबर उसे माना। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये न्यूज फेक थी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो AMCA प्रोग्राम को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोग्राम अपनी डेवलपमेंट स्टेज पर चला गया है और ये जब तक बनता है उससे पहले इंडियन एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है अपने फाइटर जेट्स का, जो कि स्टॉक में पड़े हैं, यानी कि जागुआर, डसॉल्ट, मिराज 2000 विमान शामिल है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट कई पुनरावृत्तियों से गुजरा, लेकिन आवश्यकता एक स्टेल्थ सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर जेट के लिए है। 2018 में भारत ने रूस के Su-57 फाइटर जेट के आधार पर नए लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए संयुक्त यानी कि जॉइंट रूसी भारतीय 5वीं पीढ़ी का यानी कि FGFA प्रोग्राम को वापस ले लिया। हालांकि रूस अभी भी भारत को इस चीज के लिए पिच करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी तकनीकी हस्तांतरण की और इस वजह से इसके प्रोडक्शन की चुनौतियां भी मिल सकती थी। हालांकि AMCA प्रोग्राम भारत का टेक्निकल प्रोजेक्ट है जो भारत के अपने खुद के प्रयासों का हिस्सा है और इस प्रयास में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है DRDO और HAL का, जिनके द्वारा इसे डिजाइन किया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा स्थानीय ठेकेदारों के प्रयास को भी शामिल करने के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया है। भारत का AMCA प्रोग्राम 6ठी पीढ़ी की विशेषताओं के साथ ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकों के रूप में AMCA को एक बेहतर स्टील्थ प्रदर्शन के लिए बहुत ही कम रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ावा देगा। साथ ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियों का भी इंटीग्रेशन इसमें होगा और एक टच स्क्रीन के साथ एक उन्नत कॉकपिट डिस्प्ले भी होगा। AMCA के एविनिक्स सूट को एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से बड़े सूट के साथ सुधार किया जाएगा। AMCA में बेहतर युद्ध अभ्यास के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन की सुविधा होगी। ये एक प्रभावशाली कर्तव्य है जिसमें अन्य सभी उन्नत तकनीकों का विचार किया जाएगा। AMCA के एम्यूनेशन के बारे में बहुत कम जानकारी है, जो कि कथित तौर पर एक आंतरिक हथियार यानी कि इंटरनल वेपन बे कॉन्फ़िगरेशन में पूरी तरह से इसे लैस किया जाएगा ताकि इसका स्टील्थ प्रदर्शन और भी बेहतर हो। फाइटर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल टारगेटिंग क्षमता होगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, स्टैंड ऑफ हथियारों और गाइडेड बमों को दागने के अलावा ये फाइटर जेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का भी समर्थन करेगा। आपको बता दें कि भारत का AMCA रूस के
SU-57 जेट या फिर चीन के J-20 की तुलना में और लॉकहीड मार्टिन के F-35 जेट के समान ही लगेगा, जिसमें इसे रोल फ्लेक्सिबल फाइटर कैपेबल के रूप में तैयार किया गया है, जो लोड आउट के आधार पर कई तरीके के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को इसकी डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि AMC 2025 तक अपनी पहली उड़ान कर सकता है, जिससे कि 2028 तक सीरियल उत्पादन यानी कि सीरियल प्रोडक्शन इसका शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर भारत का AMC 5वीं पीढ़ी कम 6ठी पीढ़ी का विमान ज्यादा होगा। और ये खास करके जैसे कि मैंने बताया कि ये रूस के SU-57 जेट, चीन के J-20 और लॉकहीड मार्टिन के F-35 जैसे जेट की तरह अपने आप में बेमिसाल होने वाला है। अगली अपडेट DRDO और रोल्स रॉयस को लेकर आ रही है। DRDO और रोल्स रॉयस इंजन के बुनियादी ढांचे पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों कंपनियों को एक नया जेट बनाने और उसका को डेवलपमेंट करने की इच्छा है, जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक भारत है। लेकिन इस संयुक्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिक हिस्सा है, जहां दोनों समान रूप से लागत को साझा करने और ट्रेडमार्क और अन्य IP अधिकारों के स्वामित्व को विभाजित करने का निर्णय ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है, जो ये है कि जो ज्वाइंट रूप से दोनों देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का साझाकरण करेंगे, उसमें ट्रेडमार्क IP अधिकार में भी दोनों देश अपने निर्णय अलग अलग ले सकते हैं। आपको बता दें कि ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो खास बात ये होती है उसमें कि जो ज्वाइंट ऑनर पावर है वो स्वतंत्र रूप से इसे बेचने, लाइसेंस देने या फिर इस तकनीक का फायदा उठाने की अनुमति देता है। DRDO कॉपीराइट का उपयोग या फिर लाइसेंस के लिए स्वतंत्र होगा और रोल्स रॉयस की सहमति के बिना एक अधिकृत जेट डेरिवेटिव कार्य तैयार कर सकेगा। DRDO या इस इंजन के किसी भी निर्माण भागीदार को प्रत्येक इंजन पर किए जाने वाले किसी भी मुनाफे को साझा करने की आवश्यकता होगी, जो इंडियन एयरफोर्स को जेट के रूप में बेचा जा रहा है। ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये भी है कि DRDO और रोल्स रॉयस दोनों को उस इंजन की गुणवत्ता की निगरानी और कंट्रोल करना होगा, जो कि सर्विस के अंतराल के बाद स्पेयर आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्मित किया जाएगा। यानी कि स्पेयर पार्ट का भी निर्माण दोनों साझा रूप से करेंगे और इसका पालन करना आवश्यक होगा। यही नहीं, इसके अलावा जो ये को ऑनर्स होंगे, यानी कि दोनों देश इंजन पर भी अपना लाभ साझा कर सकते हैं, वो भी रेशो के आधार पर। हालांकि DRDO और रोल्स रॉयस के बीच इंजन सौदे की बारीक जानकारी सार्वजनिक मंच पर कभी नहीं आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि DRDO और रोल्स रॉयस का 110 किलोन्यूटन जेट इंजन का जो ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करने वाली है। अगली अपडेट वियतनाम को लेकर आ रही है। वियतनाम सरकार ने भारत की सहायता से निर्मित हाई स्पीड पेट्रोल बोट लॉन्च की है और इसी तरीके की अन्य परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं। आपको बता दें कि वियतनामी तटरक्षक ने दिसंबर 2020 में भारत निर्मित पहला गश्ती पोत अपने में शामिल किया था। वियतनामी मीडिया ने बताया कि इस पेट्रोल वेसल को भारतीय समर्थन से बनाया गया है। वियतनाम में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी के प्रतीक के रूप में और वियतनामी सेना की क्षमता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और रक्षा संबंध भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता में योगदान करेंगे। अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर। S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी अब शुरू होने वाली है भारत को। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि ये डील पहले से तय समय के अनुसार अपने निर्धारित ट्रैक पर चल रही है। हम S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी इस साल नवंबर से करना शुरू कर देंगे। रूस से इस हथियार की खरीद को लेकर अमेरिका पहले से ही भारत को धमकियां भी दे चुका है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि भारत की तरफ से इस समझौते को तय समय से पहले पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन रूस ने कहा कि हमने उनको पहले ही बताया था कि ये इतनी जल्दी संभव नहीं है। बता दें कि चीन के साथ लद्दाख में जारी तनाव के दौरान भारत ने रूस से इस डील को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा था। इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी से भारतीय वायुसेना की सर्विलांस और हमलावर ताकत में जोरदार इजाफा होने की उम्मीद है। रूसी अधिकारियों ने कार्सा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की संभावना को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये डील राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। जो बाइडेन सरकार से रक्षा मंत्री बने लॉयड ऑस्टिन ने भी अपने पहले भारत दौरे के समय कहा था कि हमारे दोस्त को रूस के हथियारों की खरीद से बचना चाहिए। प्रतिबंधों के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि जब भारत को अभी तक ये सिस्टम नहीं मिला है तो प्रतिबंधों का कोई सवाल नहीं है। अगली अपडेट इजराइल को लेकर आ रही है। ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमले के 2 दिन के बाद इजरायली कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात के तट के करीब इजराइल के एक और जहाज को निशाना बनाया गया। इस हमले में जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है इस बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इससे पहले भी इजराइल के कई कार्गो शिप्स को इस इलाके में निशाना बनाया जा चुका है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने बताया कि फुजेरा के अमरीती
बंदरगाह पर इजरायली जहाज को निशाना बनाया गया। जिस इजरायली जहाज पर हमला हुआ है उसका नंबर 9690559 है। इसे हाइपीरियन के नाम से जाना जाता है। वहीं इजराइल के अनुसार इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ हो। पिछले साल भी ईरान ने नाटांज के परमाणु फैसिलिटी पर हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया था और पिछले साल ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन की हत्या करा दी गई थी, जिसका आरोप इजराइल पर लगा था। 2018 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दस्तावेज चोरी कर इजराइल पहुंचाने के पीछे भी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।